नमस्कार, मिरर अनुमान में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूँ रज़िया बेगम। दोस्तों, चलिए आज हम बात करते हैं अंडमान निकोबार पुलिस, हमारी जो मैरीटाइम बाउंड्री है, आइलैंड सिक्योरिटी है और वहाँ पे तैनात जो अंडमान निकोबार पुलिस और IRBN के जवान हैं, आज हम इनकी बात करते हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है, नारकंडम, तिलंगचोंग, इंटरव्यू आइलैंड, ईस्ट आइलैंड, लुइस बे, बर्मा नाला, स्ट्रेट आइलैंड, इन सारी जगहों पे जो है अंडमान निकोबार पुलिस और उसके साथ साथ IRBN के जवानों की तैनाती होती है। ये आप सभी जानते भी होंगे। चलिए हम आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि आखिरकार ये गार्ड का सिलसिला कब शुरू हुआ। 1977 में गार्ड का सिलसिला शुरू हुआ नारकंडम और तिलंगचोंग में, और उसके बाद 2019 में जो है बर्मनाला, इन जगहों पे गार्ड का जो है सिलसिला शुरू हुआ। तो पहले की अगर हम बात करें तो अंडमान निकोबार पुलिस ही एक ऐसी एजेंसी थी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लॉ एंड ऑर्डर देख रही थी। तो जिस तरह से फॉरेन पोचर्स की एंट्री हमारे द्वीप समूह में कई आइलैंड्स में होने लगी, तो ये जिम्मेदारी भी अंडमान निकोबार पुलिस को दी गई कि जो फॉरेन पोचर्स आ रहे हैं, इसे जो है अंडमान निकोबार पुलिस के जवान ही देखे। तो इस तरह से अंडमान निकोबार पुलिस के हाथों में ये कमान भी आ गई। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कमांड की एंट्री हुई 2001, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 2001 अक्टूबर के महीने में, जिस तरह से अंडमान निकोबार कमांड की एंट्री हुई। लेकिन उसके बावजूद भी आज के दिन में तिलंगचोंग, नारकंडम, लुइस बे, बर्मनाला, इन सारे जगहों पे, ईस्ट आइलैंड, इंटरव्यू आइलैंड, इन सारी जगहों पे आज भी IRBN के जवान और पुलिस के जवान और साथ ही साथ जो फॉरेस्ट के जो स्टाफ होते हैं, इनको डेप्यूट किया जाता है। आज भी जो है यहाँ पे कमांड की जगह पे पुलिस की जो जवानों की तैनाती होती है। तो आज हम इन्हीं जवानों की बात करेंगे, आखिर ये किस हालात में वहाँ रहते हैं, इन्हें भेजा तो जा रहा है, क्या उन्हें उस तरह की सुख सुविधाएं दी गई है। तो चलिए, अभी ये रिसेंटली एक ऑर्डर है, अब रिसेंटली तो नहीं कहेंगे, 8 दिसंबर 2022 का ऑर्डर है, बाकायदा मैं ये आपको डिस्प्ले में भी दिखा दूंगी। तो ये 2022 8 दिसंबर का ऑर्डर है। इसमें जो है नारकंडम, तिलंगचोंग, इंटरव्यू आइलैंड, इन सारे आइलैंड्स का जो है एग्जिस्टिंग टेन्योर क्या है और प्रपोज टेन्योर क्या है, ये बताया गया है। तो एग्जिस्टिंग टेन्योर है 30 डेज, 45 डेज, 60 डेज, और अगर प्रपोज्ड देखें तो वो 60 to 90 डेज का हो गया है। तो अब आप भी सोच रहे होंगे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है कि नहीं, कि उन्हें जो है उनका काम है, ये उन्हें करना चाहिए। जी हाँ, काम है, उन्हें करना चाहिए और जाना भी चाहिए। लेकिन क्या उन्हें इन सारी जगहों पे सुख सुविधाएं, हम ये नहीं कहते कि हर तरह की सुविधाएं हमें मिलेगी हम कहीं पे भी जाए, लेकिन कुछ जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, ज़रूरत की जो सुख सुविधाएं हैं, जो फैसिलिटीज़ है, क्या उन्हें दी गई है। तो जिस तरह से हमने बात की, हमने कुछ जवानों से बात की, हमने जो वहाँ पर जाकर आए उनसे बात की, जो रिसेंटली आए, जो पहले गए हैं, आप जिसने काफ़ी वक्त गुजारा है, ऐसे कई जवानों से हमने बात की, उनकी आप बीती जानी। ऑफ कोर्स वो ऑन कैमरा तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास देखिए लेटर्स हैं, कुछ जवानों ने लेटर्स बाकायदा हमें भेजा है, जिसमें उन लोगों ने उनके साथ जो बीतती है वहाँ पे और किस हालात में वो रहते हैं, ये उन्होंने अपने जो पेन को जाहिर किया है। हमारी जो आइलैंड की सिक्योरिटी कितने खतरे में, इन सारी चीज़ों को इन लोगों ने बताया है। देखिए 30 डेज से 60 डेज या 90 डेज करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट सुविधाएं तो देनी चाहिए। वहाँ पे प्रॉपर एकोमोडेशन नहीं है, जो क्वार्टर्स की प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है, बैरक जैसा बना हुआ है, टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है। लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि नारकंडम में 2 टॉयलेट ब्लॉक्स बनाए गए हैं, लेकिन इस तरह के पानी की फैसिलिटी नहीं है। कई जवान ऐसे हैं जिनका कहना है कि उन्हें 1 किलोमीटर चलकर जाना पड़ता है, पानी लेकर आना पड़ता है, जो झरने का पानी है, फिर उसे बॉईल करना पड़ता है और फिल्टर करना पड़ता है। फिल्टर भी बाकायदा जो हम पुराने ज़माने में इस्तेमाल करते थे, स्टील का फिल्टर की फैसिलिटी वहाँ पे दी गई है। तो उस फिल्टर में ये बॉईल करके पानी को छान कर, मतलब फिल्टर कर कर ये पीते हैं। और इसी के साथ साथ इनका कहना है कि बहुत बुरे हाल में हैं जो स्ट्रक्चर वहाँ पे खड़े हैं, और जो जंगली जानवर है, जो सांप हैं, इनका ऑफकोर्स वहाँ पे वो हर वक्त देखते हैं, और करंट की सुविधा नहीं है, नेटवर्क की सुविधा नहीं है। ऑफकोर्स एक
सैटेलाइट फ़ोन दिया गया है जिसे इमरजेंसी के वक्त में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन करंट की सुविधा नहीं है। सोलार का ऑफ कोर्स फैसिलिटी दिया गया है जिसे ये जवान कहते हैं कि ये रात के वक्त इस्तेमाल करते हैं ताकि इनका जो है रात के वक्त जब ये सोते हैं तो उस वक्त लाइट की सुविधा हो, फैन की सुविधा हो। उसके अलावा डे टाइम में ये बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते। अब खाने पे आते हैं तो खाने के लिए क्या है, देखिए आप 90 डेज़ के लिए जा रहे हैं, 1 मंथ के लिए जा रहे हैं, और अभी तो जिस तरह से प्रपोज्ड टेन्योर जो 60 टू 90 डेज़ कर दिया है, आप देखिए आप लेकर क्या जा सकते हो, आप अपने साथ आखिरकार क्या ले जा सकते हो। आप दाल ले जा सकते हो, आप थोड़ा आलू ले जा सकते हो, राइस ले जा सकते हो, आटा ले जा सकते हो, अदरक लहसुन इन तरह की चीज़ों को आप ले जा सकते हो। क्या आप किसी भी तरह की सब्जियां, गोश्त, चिकन ऐसे कुछ ले जा सकते हैं या वहाँ पे स्टोर किया जा सकता है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो किस तरह से परेशानियां होती है इनको देखिए। क्या अंडमान निकोबार पुलिस द्वारा इन्हें टाइम टू टाइम कोई चीज़ें, कोई राशन के आइटम्स पहुंचाई जाती है? जी बिल्कुल भी नहीं, ये भी नहीं होता है। ये जवान जो लेकर जाते हैं वही इनके पास होती है। अगर ये फिशिंग करना इन्हें आता है तो फिशिंग कर सकते हैं और उसे बनाकर खा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी फैसिलिटीज़ इन्हें नहीं दी गई हैं। देखिए, जहाँ पे फ़ोन की भी फैसिलिटी नहीं है तो ऐसे जवानों के हालात आप सोचिए। जब ट्रांसफ़र होता है इन सारे जगहों पे जहाँ पे वो अपने फैमिली के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, जब इनका ट्रांसफ़र होता है ज़रा सोचिए कि उस परिवार का हाल क्या होगा। कोई नहीं जानता कि किसी परिवार में क्या चल रहा है, किस हालात में वो जवान रहते हैं, और इमीडिएटली उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। चलिए सरकारी नौकरी है, ट्रांसफ़र दिया गया है तो आपको जाना तो चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं जो मूलभूत सुविधाएँ हैं एटलीस्ट वो तो उन्हें देनी चाहिए। एटलीस्ट एक फ़ोन की सुविधा होनी चाहिए जिससे वो अपने परिवार से बात कर सके। ऐसे जगहों पे मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। अगर यहाँ पे इन जवानों पे कोई स्ट्रेस है या वो फैमिली को लेके परेशान है, कोई बीमार है, ऐसे जवान जब वहाँ जाते हैं वो और ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं क्योंकि उनके पास ये एक ज़रिया भी नहीं रहता है वो हाल चाल जान सके, अपने परिवार का हाल जान सके, पूछ सके कि आखिर वो ठीक है या नहीं। तो इन सारी चीज़ों को जो है हमारे द्वीप समूह के अंडमान निकोबार पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उन्हें ध्यान में रखना होगा। देखिए जिस तरह से वहाँ के जवानों ने ज़ाहिर की, कुछ इंसिडेंट्स रिसेंटली हमारे सामने भी आई हैं, हम सभी सुने भी हैं, जानते भी हैं। तो क्या वहाँ पे जो जवान तैनात है उनका जो उनके लिए जो केयरिंग है, उनकी जो फ़िक्र है, क्या वो यहाँ पे हमारे जो आला अधिकारी यहाँ बैठे हैं उन्हें है? अगर हाल ही की हम बात करें तो जैसा आप सभी को मालूम है कि फॉरेस्ट के एक मजदूर मारियमस टोपो जो कि 52 इयर्स के हैं, इनका जो है डेथ हो गया था तिलंगचोंग आइलैंड पे 29 ऑफ जनवरी 2023, और आला अधिकारियों को इन्फॉर्म भी किया गया, बट उसके बावजूद 3 दिन लगे डेड बॉडी को वहाँ से इवैक्यूएट करने के लिए। यानी कि 1 ऑफ फरवरी 2023 को उनके बॉडी को जो है वहाँ से इवैक्यूएट किया गया, फिर उसके परिवार को हैंडओवर किया गया, वो भी कोस्ट गार्ड की मदद से। वहाँ पे जो तैनात जवान हैं इनका यही कहना है कि जो बॉडी मारियमस टोपो का जो बॉडी वहाँ पर रखा गया था वो सड़ने लगी थी, उस पे बदबू आने लगी थी, और बार बार हम इन्फॉर्म कर रहे थे हमारे आला अधिकारी को कि जल्द से जल्द कुछ करे और इस बॉडी को यहाँ से हटाए क्योंकि हमारा रहना दूभर हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी किसी के कान में जू नहीं पड़ी और 3 दिन लगे, वो भी कोस्ट गार्ड की मदद से ही निकाला गया। तो ऐसा नहीं है कि ये एक ही वाकया है। एक और इंसिडेंस हम आपके सामने शेयर करना चाहते हैं जो कि 17 अगस्त 2020 की बात है, और ये कहानी भी जो है एक पुलिस कांस्टेबल की है जिसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। बार बार वहाँ से सिग्नल दिया गया, बार बार बताया गया कि शद्रनाथन जो कि नारकोंडम में पोस्टेड है, इनकी हालत गंभीर है, इन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है और जल्द से जल्द इन्हें इवैक्यूएट किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी किसी के कान में जू नहीं पड़ी और शद्रनाथन की नारकोंडम में ही डेथ हो गई, और इनके डेड बॉडी को भी वहां से आखिर 2 दिन बाद ही इवैक्यूएट किया गया। ऐसा नहीं है कि सेम डे शद्रनाथन की भी डेड बॉडी वापस लेकर आ गए, नहीं, इनके बॉडी को भी 2 दिन वहां पर रखा गया और बॉडी सड़ने के हालात में पहुंच गई। उसके बाद जो है उन्हें वहां से इवैक्यूएट किया गया।
आखिरकार ये किसकी लापरवाही है? देखिए, एसी के कमरे में बैठने वाले हमारे जो हायर ऑफिसर्स हैं, ऐसा तो नहीं है उन तक मौत की खबर भी ना पहुंची हो। मौत की खबर तो ऑफ कोर्स आती ही होगी, लेकिन ये सारी घटनाएं ये जता रही है कि जो एसी के कमरे में जो अफसर बैठे हैं, जो ऑर्डर तो पास कर देते हैं, उनके लिए उनके जो सबॉर्डिनेट हैं, उनके जो जूनियर्स हैं, उनके जो कांस्टेबल्स है, जो स्टाफ है, उनकी कितनी फिक्र है। कहीं ना कहीं ये सारे इंसिडेंट्स जो है यही दर्शा रहे हैं कि आखिरकार उन्हें कितनी फिक्र है अपने ही स्टाफ की। और कहीं न कहीं ये सारी घटनाएँ ये भी बताती है कि अंडमान निकोबार पुलिस के पास ऑफ कोर्स सुविधाओं की कमी है और उनका कोई ख़ासा तो नहीं लग रहा है अंडमान निकोबार कमांड के साथ रिलेशन। तो जिस वजह से इस तरह की घटनाएँ होती है और इमीडिएटली हेल्प हमारे जवानों को नहीं पहुँच पाती है, और जिनकी जान शायद बच सकती थी अगर उन्हें वक्त पे मदद मिल जाए, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें मरने के लिए छोड़ा गया। आप ज़रा सोचिए, उस परिवार का सोचिए जिनका जो है फैमिली मेंबर जो है दूर जाते हैं उनसे काम के लिए, और आखिरकार उनकी डेड बॉडी वापस आती है, और साथ ही साथ जो है 2 दिन 3 दिन सड़ने के बाद वापस आती है। किस तरह के हालात में, ज़रा सोचिए परिवार को किस तरह का महसूस होता होगा जब वो जानते हैं कि इतना दर्द के साथ वो वहाँ थे लेकिन उन्हें मदद नहीं मिली। इन्हीं जवानों को जो है हमारे फोर्स के जो जवान हैं इन्हें मदद नहीं मिलती है, उन्हीं के डिपार्टमेंट्स, उन्हीं के सीनियर अफसरों द्वारा खबर मिलने पर भी वहाँ उन तक मदद नहीं पहुँच पाती है। तो ज़रा सोचिए क्या बीतती होगी उन परिवारों पे। देखिए, नारकंडम, तिलंगचोंग, इन सारे इलाकों में वैसे लॉ एंड ऑर्डर का तो कोई काम नहीं है, ना ही वहाँ पे कोई चालान हो रहा है, ना ही कोई खासा कोऑर्डिनेशन अंडमान निकोबार पुलिस का जो है कमांड के यहाँ तो लग रहा है, ना ही अंडमान निकोबार पुलिस इतने सक्षम है या उनके पास इतने सारे इक्विपमेंट्स है कि वो जो है इस तरह के जो मैरिटाइम बाउंड्रीज जो सिक्योरिटी है उसको भली भांति देख पाए। तो कहीं ना कहीं ये सारी सुविधाएं जिस तरह से पूरे देश में जो है इंडियन आर्मी देखती है, हर जगह बाउंड्रीज जो है इंडियन आर्मी के हाथों में तैनात होती है, तो कहीं ना कहीं इन जगहों पे भी इंडियन आर्मी को तैनात होनी चाहिए, क्योंकि सुविधाओं की अगर बात करें तो उन्हीं के पास है। हमारे अंडमान निकोबार पुलिस के पास तो इतनी सारी सुविधाएं जो होनी चाहिए वो शायद नहीं है। हम आगे जो है सिक्योरिटी और हमारे जो जवानों के पास किस तरह के फैसिलिटीज़ है, और जो कोको आइलैंड है, चाइना का जो चाइना की जो तरक्की वहाँ पे हो रही है, इन सारी चीज़ों को भी लेकर हम आगे बात करेंगे। देखिए, अगर हम सिक्योरिटी में आते हैं तो कोको आइलैंड्स के बारे में आप सभी जानते हैं। कोको द्वीप उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में 2 द्वीप है, म्यांमार के यंगून क्षेत्र का हिस्सा है, जो हमारे अंडमान द्वीप समूह क्षेत्र के ईस्ट आइलैंड से करीब 65 किलोमीटर ही दूर है। उन्हें 1994 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को लीज में दिया गया था। जैसा कि आप सभी बखूबी इन सारी चीज़ों को जानते हैं, चाइनीज आर्मी जो कि कोको आइलैंड में एक छोटा सा जो है बेस भी बना रहा है। आपको पता है कि कोको आइलैंड में एयरपोर्ट, कई सारी सुविधाएं आज के दौर पे है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चाइनीज आर्मी ने डेवलपमेंट कर रखी है। लेकिन क्या हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ईस्ट आइलैंड जो कि जस्ट 65 किलोमीटर की दूरी पे है, क्या उसमें किसी भी तरह की सुविधाएं उपलब्ध है, किसी भी तरह की जो है सिक्योरिटी की चीज़ें उपलब्ध है वहाँ पे? कोको आइलैंड में जो जो सुविधाएं उपलब्ध है, ये सारी सुविधाएं जो है चाइना को बे ऑफ बंगाल में नज़र रखने के लिए काफ़ी है। साथ ही DRDO द्वारा जो भी मिसाइल टेस्टिंग की जा रही है उस पे भी नज़र आसानी से रखा जा सकता है। देखिए, ये समझने वाली बात है कि चाइना ने यहाँ पर रडार, एंटी एयरक्राफ्ट गन्स, मिसाइल, एयरपोर्ट जो फंक्शन है इसका गठन किया है। जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है तो जनरल पब्लिक के लिए ऑफ कोर्स ये परेशानी वाली बात है। स्पेशली डिगलीपुर और नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान के लोगों के लिए सिक्योरिटी रीजन से डरने वाली बात तो थोड़ी सी ऑफ कोर्स है, क्योंकि हम यहाँ पर आए दिन पोचर्स की जो है एंट्री देखते हैं, और पोचर्स के बारे में हम सुनते हैं कि इन आइलैंड्स में पोचर की लगातार एंट्री हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये परेशानी की बात तो ज़रूर है आज के दिन। देखिए, तो आखिरकार मैरीटाइम बॉर्डर सिक्योरिटी पे नज़र रखने के लिए रेगुलर पेट्रोलिंग की ज़रूरत है।
साथ ही साथ निगरानी रखने के लिए कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कि नाइट विजन डिवाइसेस, हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर्स, बैटलफील्ड सर्विलेंस, रडार का इस्तेमाल बॉर्डर सिक्योरिटी के लोग करते हैं, जैसे कि आप सभी को मालूम है। पर अंडमान निकोबार पुलिस 1968 और 1970 से जो मैरीटाइम बॉर्डर सिक्योरिटी देख रही है, इनके पास किसी भी प्रकार की फैसिलिटीज नहीं है। उनके पास ना तो टेक्नोलॉजिकल सर्विलेंस इक्विपमेंट्स है, ना ही लाइफ सिक्योरिटी ड्यूरिंग इमरजेंसी। ऐसा लगता है कि अंडमान निकोबार पुलिस के जवानों को यहाँ पर डू एंड डाई के सिचुएशन के लिए छोड़ दिया गया है कि आप जिंदा है तो आप वापस आ सकते हो अपना टेन्योर काट के, और अगर आप मर गए तो कोई बात नहीं, डेड बॉडी आपके सड़ने लगेगी, 3 दिन बाद या 4 दिन बाद हमारी आंखें ज़रूर खोलेगी और हमारे कमांड की मदद से आपको वहाँ से डेफिनेटली इवैक्यूएट करेंगे। तो इस तरह का हालात नज़र आ रहा है जिस तरह से जवानों ने हमसे शेयर की है। देखिए, ये कोई बेयर ग्रिल का शो नहीं है कि अंडमान निकोबार पुलिस के जवानों को वहाँ पे टैक्स पेयर के पैसे से बिना किसी उद्देश्य के जो 90 डेज के लिए 60 डेज के लिए भेजा जाए। बेयर ग्रिल के शो में भी वहाँ पे फैसिलिटीज़ होती है, कोई भी चीज़ प्रॉब्लमेटिक कुछ होता है तो उन्हें जल्द से जल्द इवैक्यूएट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर मरने के लिए छोड़ा जा रहा है जवानों को। ऐसा लग रहा है टैक्स पेयर्स के खर्च पे जो उन्हें भेजा जा रहा है, बिना प्रॉपर सुख सुविधाओं के दिए हुए उन्हें जो है भेजा जा रहा है इन सारे जगहों पे। आप ये मत समझिए कि ये हमारे शब्द है, ये शब्द उन्हीं जवानों के हैं जो वहाँ पर तैनात है और कुछ ऐसे ऑफिसर्स के हैं जो हमारे द्वीप समूह के हैं। इनका भी यही कहना है कि इन सारे मैरीटाइम बॉर्डर सिक्योरिटीज जो है कमांड के हाथ में होनी चाहिए, लेकिन इसे दिया गया है अंडमान निकोबार पुलिस के हाथों में। किस वजह से ये किसी को नहीं पता, क्या सुविधाएं दी गई हैं वो भी नहीं है। और कईयों का ये भी कहना है कि इन सारे जगहों पे एक कांस्टेबल, एक सब इंस्पेक्टर को ही आखिरकार इंचार्ज क्यों बनाया जाता है। कई डीएसपीज है, कई सीनियर ऑफिसर्स है, कई इंस्पेक्टर्स है, उन्हें भी दिया जाए चार्ज ताकि वो भी वहां पर जाकर आया जाए। क्यों हेड कांस्टेबल्स और सब इंस्पेक्टर्स को यहाँ पे इंचार्ज बनाकर भेजा जाता है। साथ ही साथ ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि बहुत ही कम 1977 के वक्त ये सिलसिला शुरू हुआ। 2017 में 2 लेडी आईपीएस ऑफिसर ने इन सारी जगहों का दौरा किया। ऐसा नहीं है कि साल भर में जितने भी आईपीएस यहाँ पे विजिट करते हैं, ट्रांसफर में आते हैं, ये सारे इनके सबके आइटनरी में तिलंगचोंग, नारकंडम, ये सारी जगहें होते। जी नहीं, कोई ऑफिसर नहीं जाता है, बड़े मुश्किल से कोई अगर चले गए तो चले गए। हमारे जो करंट डीजीपी सर है नीरज ठाकुर, जिनसे काफ़ी लोगों को काफ़ी आशाएं हैं, काफ़ी पॉजिटिव नज़र आते हैं, सुनते भी है, तो उनको भी इन सारे जगहों पे जाने चाहिए। वहाँ पे जाकर एटलीस्ट देखना चाहिए कि ये जो जवान है किस हालात में है, क्या प्रॉपर इनको सुविधाएं दी गई है या नहीं। साथ ही साथ जो हमारे जो आईपीएस, बाकी आईपीएस ऑफिसर्स है, दैनिक्स है, इन सबको भी इन सारे इलाकों का जो है एटलीस्ट महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार रोटेशनल बेसिस में विजिट तो करना चाहिए। आखिरकार इन जवानों की हालात तो जान सके, मेंटल स्ट्रेस में है या मेंटल कंडीशन किस प्रकार से है, एटलीस्ट ये तो जान पाए, जिससे कि उन्हें भी ये पॉजिटिविटी रहे कि हाँ, हम सिर्फ काम यहाँ नहीं कर रहे हैं, हमें यहाँ तैनाती नहीं दी गई है। हमारे साथ साथ हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी फिक्रमंद है, वो भी विजिट करते हैं, इन सारे जगहों पे आते हैं, देख रहे हैं हमारे हालात क्या है, इन्हें समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें एक भीड़ बनाकर उन्हें छोड़ दिया जाए ऐसे जगहों पे 60 और 90 डेज के लिए, जहाँ पे सुविधाओं की ऑफकोर्स कमी है और वो वहाँ पे आए दिन परेशान हो रहे हैं। देखिए, हमने जो जवानों की तकलीफ है ये आपके सामने जाहिर की, तो इसका 2 इलाज हो सकता है। या तो आप अपने कान से सुने और उसको इम्प्लीमेंट करें, थोड़ा नज़र रखें, या एक हो सकता है कि आप एक कान से सुने, दूसरे से निकाल दें और इसे कम्प्लीटली नज़रअंदाज कर दें। देखिए, ये हमारे द्वीप समूह का नहीं है मैटर, ये पूरे देश की सिक्योरिटी का इश्यूज़ है। जिस तरह से चाइना की डेवलपमेंट हो रही है, हमारे द्वीप समूह में अगर किसी भी तरह का अटैक होता
होता है तो आखिरकार जिम्मेदारी लेगी तो कौन लेगी। जिस तरह से हम सभी जानते हैं चाइना जो है आए दिन हमारे इंडिया के एक एक जो पार्ट है, जिस तरह से लद्दाख का इंसिडेंट हुआ है, काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हैं, हम आए दिन न्यूज़ में भी पढ़ते रह रहे हैं कि किस तरह से चाइना जो है धीरे धीरे जो है इंडिया के कई इलाकों को कब्जा करने में लगी हुई है और हमारे जवान उसे पीछे धकेल रहे हैं, उन्हें पीछे हकाल रहे हैं। तो उस तरह से हमारे अंडमान में अगर किसी तरह का इंसिडेंट होता है तो क्या हमारी अंडमान निकोबार पुलिस के जो जवान वहाँ पर तैनात है वो इतने सक्षम हैं, क्या उनके पास इतनी सारी चीज़ें हैं कि वो वहाँ पे मैरीटाइम सिक्योरिटी जो हमारी सुरक्षित होनी चाहिए, क्या वो उसके लिए सक्षम है, सुरक्षित है, क्या वो उसे बाकायदा सुरक्षित देख सकते हैं। देखिए, अगर हम सोचें कि आखिरकार मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है, बॉर्डर सिक्योरिटी आखिरकार किसके हाथ में होना चाहिए, अंडमान निकोबार पुलिस के हाथ में, कमांड के हाथ में, तो ये क्लियर सी बात है, हम बखूबी हम सभी जानते हैं कि ये सिक्योरिटी जो है अंडमान निकोबार कमांड के हाथ में, इंडियन आर्मी के हाथ में होना चाहिए, जिससे कि हमारा देश, हमारा जो आइलैंड्स है वो सुरक्षित रहे और हमारे यहाँ के जो लोग हैं जो पीसफुली यहाँ पर रह रहे हैं ये भी सुरक्षित रहे। और हम अंडमान निकोबार पुलिस के आला अधिकारी से ये भी कहना चाहते हैं कि जो जवान वहाँ पे आप भेजते हो, जो वहाँ पे ड्यूटी में जाते हैं, उनके जो मेंटल स्ट्रेस है, उनके जो मेंटल कंडीशन है, उनके हालात के बारे में भी जानिए, थोड़ा आप भी विजिट करिए ताकि इन लोगों की जो कंडीशंस है वो आपको पता चले। ऐसा ना हो कि वहाँ पर बीमार कोई जवान जाए और उनकी डेड बॉडी इसी तरह से वापस आए। ये पेन जो है सिर्फ वही समझ सकते हैं जिसने अपना परिवार के किसी सदस्य को जो है हंसते मुस्कुराते अलविदा किया हो और साथ ही साथ जो है कुछ दिन बाद उसकी डेड बॉडी घर पर आ रही हो। तो ये दर्द सिर्फ वही जान सकते हैं बाकायदा। तो अंडमान के जो डीजीपी सर है नीरज ठाकुर, उनसे भी इन जवानों की गुजारिश है कि वो भी विजिट करें इन सारे इलाकों पे और देखें कि आखिरकार किस हालात में ये रह रहे हैं और किन किन चीज़ों की कमी है, किस तरह की सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए। उन्हें काम करने में या उन्हें जाने में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो टेन्योर, जो प्रपोज्ड टेन्योर है, कहीं ना कहीं वो उनको जो है मेंटल स्ट्रेस दे रहा है। तो आप भी विजिट करिए और आप लोग भी देखिए कि आखिरकार आपके जवान जो मैरीटाइम बॉर्डर सिक्योरिटीज़ में तैनात है, परिवार को छोड़कर वहाँ पर रह रहे हैं दिन रात, ना वो बात कर पा रहे हैं, सिर्फ गिने चुने एक भीड़ है 10-15 लोगों की और उन्हीं को जो है साथ में मिलकर रहना पड़ रहा है, आपस में ही बात करना पड़ रहा है, ना परिवार से बात कर सकते हैं, ना बच्चों से बात कर सकते हैं, ना माँ बाप से बात कर सकते हैं। तो ऐसे हालात में आप भी ज़रा ध्यान दीजिए कि आपके जवान मेंटली नॉर्मल है, स्ट्रेस में है या उन्हें वहाँ पर सुविधाएं प्रॉपर मिल रही है या नहीं। होप्स हो कि मैंने सारी चीज़ें ठीक तरह से बयां की है। कुछ और नए विषयों के साथ आपसे फिर से बहुत जल्द रूबरू होती हूँ। धन्यवाद।